नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज से द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए आज से आपको डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा और अभी इंट्रोडक्शन के लिए उतना समय नहीं है क्योंकि पेपर जल्दी खत्म करना है और सबको पढ़ना भी है, पेपर रहता है। तो जल्दी शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन बाद में ले लेंगे, ठीक है। देखिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट इससे। India and China see chance to reset ties. No change in Taiwan policy, says India after China readout. देखिए चाइना और इंडिया का मतलब जो रिलेशन है उसको रीसेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया सुना होगा। 19th सेंचुरी में सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूरोप है जहां पे इंग्लैंड का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड उसके कॉलोनी से कंट्रोल से। 20th सेंचुरी में जो अपना यूएस है वो मिलिट्री और इकोनॉमी के दम पे ऑल ओवर वर्ल्ड पे अपने कंट्रोल लाना शुरू किया, ठीक है। अब 21st सेंचुरी में देखिए चाइना और इंडिया जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन दोनों की जो आबादी है 140 प्लस और 145 प्लस, ये इंडिया का है, चाइना का पॉपुलेशन अभी बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बोथ कंट्री। अभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया तो होना भी चाहिए क्योंकि ये जो चाइना का जो जीडीपी है वो 17 ट्रिलियन के आसपास है, 17 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया का वहीं 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। हालांकि नॉन अपडेटेड 3.9 के आसपास है, ठीक है, लेकिन अपडेटेड ये वाला है 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो अभी देखिए और यूएस का 27 ट्रिलियन डॉलर है हाईएस्ट। तो देखिए इंडिया का भी और चाइना का यूनिफिकेशन मतलब जो ये रिलेशन है उसको रीसेट करना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली जो यांगी जो अभी इंडिया विजिट किए थे तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि हमें अपने जो पुराने जो है जैसे गलवान वैली क्लैश हो गया या फिर जो अक्सर चीन का क्राइसिस हो गया, प्रॉब्लम हो गया, सीपेक का प्रॉब्लम हो गया, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका प्रॉब्लम हो गया, और जो अपने अरुणाचल प्रदेश में जो भी ये बाउंड्री क्लैश है उसको ये हटा के उसको ये साइड करके हमें अपने जो टाइस है उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि तभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर कर पाए। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो अपना यूएसए वगैरह हो गया ये सब टेक्नोलॉजी में या फिर जियो पॉलिटिक्स में अभी चाइना और इंडिया से बहुत आगे है। और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर के बारे में तो आपने सुना होगा कि जो वेस्टर्न नेशन है मोस्टली यूएसए हो गया या फिर इंग्लैंड हो गया या फिर यूरोपियन नेशन अपना जो कल्चर इंप्रूव करने के बार बार कोशिश करते हैं। अपना वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसमें मोस्टली यूरोपियन यूनियन और यूएसए का कंट्रोल है मोस्टली ज्यादा। इसीलिए चाइना और इंडिया जो अपना सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, CS हो गया, ब्रिक्स वाला हो गया, तो इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए मतलब ये बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो बातें हुई तो यहाँ पे मोस्टली इनका जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना को उसको रीसेट करने की ताकि रिलेशन और अच्छा हो सके और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया पे फोकस कर सके। तो यहाँ पे बात वही हुई कि गैल्वन क्लैश को जो सेटबैक हो उसको मतलब साइड लाइन करके अपना रिलेशन अच्छा करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने जयशंकर साहब ने बोल दिया कि हाँ, देखिए यहाँ पे मुद्दा आता है नो चेंज ताइवान पॉलिसी। अब इसमें क्या है ना कि जो ताइवान है ना उसको जो ताइवान है उसको मोस्टली चाइना का पार्ट माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसको ताइपी के नाम से जानते हैं, ताइपी के नाम से जानते हैं। तो इंडिया ने बोला कि हाँ ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना ओनली। और ताइवान देखिए ताइवान सेमीकंडक्टर पे नंबर 1 पे आता है, मतलब दुनिया भर के जो सेमीकंडक्टर जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, जो सेमीकंडक्टर उसमें यूज होते हैं मोस्टली या फिर ताइवान मेड है, चाइना मेड है या वियतनाम, लेकिन 90% चांसेस ये है कि वो ताइवान मेड है क्योंकि ताइवान ही एक ऐसा कंट्री जो 70 to 80% जो चिप्स वगैरह हो गया सेमीकंडक्टर वगैरह ये वो बनाते हैं। चाइना बोलता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना इट्स, लेकिन ताइवान बोलता है कि हम उसके पार्ट्स नहीं है। ताइवान बोलता है कि हम चाइना के पार्ट में, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो वही अपने जयशंकर साहब ने बोला कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना और हमें और चाइना का जो रिलेशन है उसको ये रीसेट करना चाहिए और प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ना चाहिए। अब चाइना के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये हो गया अपना चाइना का मैप, ठीक है, ये अपना ताइवान हो गया जो अभी हमने बात किया, ये ताइवान हो गया। अब देखिए ये अपना मानसरोवर लेक है, यहीं से अपना जो इंडस नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र यहाँ पे यारलुंग सैंगपो के नाम से जानता है, यारलुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। और
यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करें तब इसको ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। अब यहीं पे द ग्रेट बेंड है ना, द ग्रेट बेंड है, ग्रेट बेंड, यहीं पे चाइना मेडॉक डैम बना रहा है, मेडॉक डैम, मेडॉक डैम, जो कि ये अपना ये जो है अपना ये एंगजे रिवर है चाइना का, यांगजे नदी है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे जो बना हुआ है थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम, इससे भी सेवरल टाइम 3 to 4 टाइम्स विद है ना मेडॉक डैम, ये बड़ा है, ये वही चाइना में द ग्रेट बेंड के पास बन रहा है। जब ये बेंड करता है, बेंड करके डायरेक्ट अपना ये ब्रह्मपुत्र मतलब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारता है, यहीं पे बना हुआ है। अब ये देखिए, अब चाइना के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, है 9 डैश लाइन, यहाँ पे जो 9 डैश लाइन का मोस्टली जो ये है जो इसके अंदर आता है, जो भी 9 डैश लाइन, तो चाइना उसको अपना टेरिटरी मानता है कि जो 9 डैश लाइन के अंदर आता है वो हमारा टेरिटरी है। इसमें आ गया अपना स्प्रेटली आइलैंड आ गया, पार्सल्स आइलैंड आ गया, स्कारब्रोक आइलैंड है, स्कारब्रोक को फिलीपींस बोलता है कि हमारा आइलैंड है, पार्सल्स को वियतनाम बोलता है कि हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है, ब्रूने बोलता है हमारा है, स्प्रैटली को ब्रूने बोलता है हमारा है, फिलीपींस बोलता है हमारा यहाँ। लेकिन चाइना एज ए इकोनॉमिक पावर, जो कि मैंने आपको बताया $17 ट्रिलियन, सेकंड पावरफुल जीडीपी इन द वर्ल्ड, वो बोलता है कि हमारे पास, और इसने सारे कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा के रखा है। मतलब उनको लोन देके उनकी कुछ कुछ जो जमीनें हैं वो हथियार लिए हैं, और हमेशा मतलब ये हाई धमकी देते रहते कि तुम्हारा इकोनॉमिक कोलैप्स करवा देंगे। और मिलिट्री माइट में तो चाइना वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे है, उसके पास एडवांस वेपन्स वगैरह, तो कोई भी कंट्री यहाँ पे जो है चाइना से पंगा लेने का कोशिश नहीं करता, उसे टकराने की कोशिश नहीं करता। तो ठीक है, ये हो गया मोस्टली, ये अपना मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, जापान ईस्ट चाइना से ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैन फीड्स 5 स्लीपिंग पिल्स मेडिसाइड्स ब्रिटिश बॉडी इन द ग्रेवयार्ड 3 अरेस्टेड। अब देखिए, न्यूज में यूपीएससी में ये कभी नहीं पूछेगा मैन फीड्स 5 स्लीपिंग में, ये नहीं पूछे, यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो बीएनएस का सेक्शंस है, बीएनएस के जो सेक्शन है वो पूछे जा सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 103 क्लॉज 1 में क्या आता है, उसे मर्डर आता है, सेक्शन 103 क्लॉज 1 में मर्डर आता है, सेक्शन 238 क्लॉज ए में डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस आता है, जो सबूत को छुपाना वगैरह हो गया, सेक्शन 61 क्लॉज 2 में कॉमन इंटेंट आता है कि इरादा वगैरह क्या है, ठीक है, 140 सेक्शन क्लॉज 3 में किडनैपिंग विद द इंटेंट ऑफ मर्डर वही आता है। सिर्फ ये, बाकी ये कोई न्यूज का उतना ये नहीं था, क्योंकि ये आप आए दिन न्यूज़पेपर में हो गया या फिर डेली न्यूज में हो गया या फिर इंस्टाग्राम में ये रोज पढ़ते रहोगे। हालांकि ये वरी का सिचुएशन तो है, क्योंकि आज का जो रिलेशनशिप से मोस्टली जो खराब हो रहे हैं मैन एंड वीमेन के बीच में जो रिलेशनशिप है या अपना लिव इन रिलेशनशिप वगैरह हो गया, ये सब जो खराब हो रहे हैं, तो ये वरी वाला सिचुएशन तो है, क्योंकि ये मोस्ट वेस्टर्न रिलेशन हो रहा है, ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर फॉलो किया जा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर में ये मर्डर वगैरह का सीन नहीं होता, वहां पे लिव इन रिलेशनशिप वगैरह होता है ज्यादातर, तो वही कारण बढ़ रहा है। और यहीं पे जो अफेयर्स है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कि 3 गर्लफ्रेंड, मतलब एक गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड ने मिलकर इसके पति को मार डाला, वो ड्रम वाला आपने केस सुना होगा, ठीक है, तो वो सब थोड़ा वरी का बात है, लेकिन एग्जाम पर्पज से ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यमुना वाटर लेवल ड्रॉप्स आउट फ्लड्स मेनी लो लाइंग एरियाज। देखिए यमुना नदी के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यमुना नदी कौन कौन से स्टेट से पास होती है, उसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये रिवर बोर्ड एक्ट 1956 से आता है, ठीक है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में सेंट्रल वाटर कमीशन। अभी सेंट्रल वाटर कमीशन इंडिया के ऑलमोस्ट जो रिवर है उसके ऊपर डेडलाइन सेट करता है, मतलब ये सेट करता है, ये डेंजर मार्क सेट करता है कि अगर इस लेवल के ऊपर पानी अगर बह रहा है तो वो बाढ़ का कारण हो सकता है, उससे खतरे भी आ सकते हैं। तो यमुना रिसेंटली जिसका डेंजर मार्क 205.33 है, ये 205.73 बढ़ के हो गया है, मतलब डेंजर मार्क को भी क्रॉस कर लिया था, ठीक है। तो बस वही है इसमें। अब यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं कि यमुना नदी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये अपना यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है वहां से ये ओरिजिनेट होती है, फिर हरिद्वार, न्यू दिल्ली, आगरा, फिर यहाँ पे जो प्रयागराज है यहाँ पे आके गंगा नदी से मिल जाती है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज देखिए, जो ये यमुना नदी आती है ना यहाँ तक,
यहाँ तक जो यमुना नदी आती है यहाँ तक ये तो पूरा क्रिस्टल क्लियर रहता है, लेकिन जब दिल्ली क्रॉस करती है तो दिल्ली में बहुत से नालाएं होते हैं, नाला, उससे गंदे पानी, तो जब ये मथुरा वगैरह आती है पूरा, तो दिल्ली का जो भी गटर वगैरह पानी सब यमुना नदी में ही डिपोज हो जाता है, और यहाँ से फिर पूरा ब्लैक वाटर शुरू हो जाता है, यमुना नदी का पूरा गंदा पानी। ठीक है, तो अभी आपने रिसेंटली देखो कि ये यमुना को क्लीन करने के लिए जो अभी रिसेंटली जो न्यू दिल्ली में भाजपा गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, तो उसमें ये मतलब ये यमुना को क्लीन करने का ये किया है, कुछ पॉलिसीज लाया है, देखते हैं कब तक क्लीन होता है। तो देखिए, अब देखिए यमुना नदी कौन कौन से स्टेट से पास होते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा देखते हैं, तो ये हो गया अपना उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया और यूपी हो गया, टोटल 5। अब इसके ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी का, जो प्रयागराज में आके मिल जाता है ना वहां पे। अब इसके ट्रिब्यूटरीज में आते हैं चंबल, बानस, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, सिंध, ये कैन है, कैन रिवर, ये टोन्स रिवर, ये है अपने यमुना नदी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन बंगाल सुंदरबन बाइफरेट शो सब्सटेंशियल इंक्रीज। सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, जो कि क्रोकोडाइल प्रजाति का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल माना जाता है, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। देखिए, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये वाला है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये अपना ये सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन जो कि अपना वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में भितरकनिका में पाया जाता है। अब भितरकनिका के बाद ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वहां पे पाया जाता है, और अपना आंध्रा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 5 लाख से भी ज्यादा है ग्लोबल पॉपुलेशन अगर आप देखें तो इसका जो है लीस्ट कंसर्न माना जाता है। IUCN का एक ये आता है, ये इंडिकेटर जिसमें आता है लीस्ट कंसर्न आता है, उसके बाद ये अपना ये नियर थ्रेटन्ड आता है, वल्नरेबल आता है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड आता है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड आता है, फिर आता है एक्सटिंक्ट मतलब उसकी प्रजाति अब बची ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये अपना आता है लीस्ट कंसर्न, मतलब इसकी अच्छी खासी आबादी है। अब मगर क्रोकोडाइल देखते हैं, ये अपना आता है वल्नरेबल, मतलब इसकी प्रजाति को खतरा है। अब क्योंकि खतरा इसलिए है ना, क्योंकि ये देखिए ये दोनों जो हो गए घड़ियाल और मगर क्रोकोडाइल, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये जो सॉल्ट वाटर ये अपने ब्रैकिश मतलब ये समुद्र में भी पाया जाता है। तो आप देखते हो कि वर्ल्ड का पूरी दुनिया का 70% तो समुद्र का पानी है। अब मगर जो ये है, तो अगर रिवर पॉल्यूटेड हो गया है या फिर रिवर में बहुत मतलब ये नदी का पानी अगर सूखता जा रहा है धीरे धीरे, तो इन दो प्रजाति को खतरा हो सकता है। तो आप इसको मेन सेंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका है। अब इसका देखिए ये वल्नरेबल में आ गए, इसका ग्लोबल पॉपुलेशन कुछ तो 8,000 के आसपास है, 8 से 9,000 के आसपास है ग्लोबल पॉपुलेशन ये। अब घड़ियाल की बात करते हैं। देखिए घड़ियाल जो है ना अपने इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, और वो है चंबल में सिर्फ पाया जाता है, चंबल में घड़ियाल। इसके ऊपर यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ियाल इंडिया के कौन से रीजन में पाया था, तो चंबल ऑप्शन में, तो सिर्फ चंबल में ही पाया जाता है, और ये क्रिटिकल एंडेंजर है, मतलब चंबल में सिर्फ 130 से 140 घड़ियाल ही है, इससे अधिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस डिमांड वीवीपैट इन महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन। देखिए कांग्रेस हमेशा ये वीवीपैट या इलेक्शन का मुद्दा उठाते रहते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट से दिशा हटा के या ऐसे ही। तो देखिए हम ये नहीं जानते कांग्रेस क्या करना चाहिए, उसे वीवीपैट क्या है ये जानना चाहते हैं। वीवीपैट यूपीएससी में अगर गवर्नमेंट एग्जाम पूछ लिया था वीवीपैट, तो इसका फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये देखिए ये होता है वीवीपैट। अब देखिए ये मशीन होता है ना, ये आपका वोटिंग का हो गया। अगर आपने कभी वोट दिया होगा तो ये वोटिंग होगा। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम होते हैं, आप कोई मतलब जिसको भी चाहो उसको वोट कर, तो आप अगर वोट करोगे तो आपका यहाँ पे एक रिसिप्ट आएगा, यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, और आपने कौन से पार्टी को वोट दिया, वो लिखा रहेगा, बस यही। अब वीवीपैट के बारे में सुनिए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये 2013
ये 2013 नागालैंड का जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, नागालैंड का बाई इलेक्शन में यूज हुआ था फर्स्ट टाइम। और उसी साल 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि जो वीवीपैट का सिस्टम है ये ऑल ओवर इंडिया यूज होना चाहिए, क्योंकि जो इसका सिस्टम है ये अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा माना गया। तो 2019 से वीवीपैट को कंटिन्यूसली हर एक जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन है या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो, वहां पे वीवीपैट का यूज होता है। बस इतना जान लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एएमयू स्टूडेंट बुक का प्रो पैलेस्टीन स्लोगन। ठीक है, प्रो पैलेस्टीन स्लोगन दे रहा था। फिर देखिए अभी दिल्ली में फ्री हाई का केस चल रहा है, फ्री हाई चल रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी बीजेपी में ये चल रहा है कि फ्री हाई वगैरह, तो इसके ऊपर चल रहा है। अब यहाँ बात करते हैं उसने प्रो पैलेस्टीन स्लोगन दिया। भाई इंडिया के तो इंडिया का स्लोगन, ये स्लोगन प्रो इंडिया का स्लोगन दो नेशन फर्स्ट का, तो खाली अब उसमें मुद्दा नहीं, अब हमें जानना है पैलेस्टीन के बारे में। क्योंकि देखिए अभी आप रिसेंटली अगर रशिया पैलेस्टीन का वॉर अगर ये सुना कुछ महीने पहले, तो यहाँ से लेबनान से 5000 रॉकेट्स आए थे, 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल पे वार करें। ये जो टेरिटरी है, ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये अपना पैलेस्टीन का हो गया मतलब, और ये अपना हो गया इजराइल, ये अपना इजराइल हो गया। ये हो गया डेड सी, ये हो गया डेड सी, ये हो गया सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, ये अपना इजिप्ट, ये अपना हो गया सुएज कैनाल, ये हो गया अपना गल्फ ऑफ अकाबा, ये जॉर्डन। ठीक है, बस इसका मैप देख लीजिए, ये इजराइल का मैप है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस बिल टू बैन रियल मनी गेमिंग फर्म्स। अब इसमें देखिए जो रियल मनी गेमिंग फर्म्स है, जिसमें आपका ड्रीम 11 हो गया, माई प्लेइंग सर्कल हो गया, या फिर ये पोकरबाजी हो गया, गवर्नमेंट इसको बैन करने के लिए बिल ला रही है। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन, ये तो है तो सट्टाबाजी है, जुआ खेलना हो गया, तो जुआ खेलना तो ऐसा कानूनी भी अपराध है, तो अब इसको गवर्नमेंट बैन करने के लिए लॉ ला रही है। लेकिन अब तक क्यों नहीं लाया? 2015-16 से तो ये चल ही रहा है अब तक, और बहुत से जो कंपनी से इसे बहुत प्रॉफिट, मतलब जुआ खेल के बहुत प्रॉफिट कमाए, तो 2015 से अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि जो बिजनेसमैन ये जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट के इंटरनल जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट प्रीवियस अटेम्प्ट टू रेगुलेट, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनके साथ अच्छा टाई बना के, उनको घूस वगैरह देके ये जो बिल है उसको रेसिस्ट करते थे कि अभी मत, बिल वगैरह मत लाओ। ठीक है, तो इसीलिए अब तक इसको रेगुलेट नहीं कर पाए, लेकिन अब इसको अच्छे से रेगुलेट कर पा रहे। जैसे अपना ड्रीम 11 हो गया, ड्रीम 11, या फिर अलग हो गया, क्या बोलते, माई प्लेइंग 11, ये सब और भी हो गए, ये तो सट्टेबाजी का ही है ना एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको बैन करने का गवर्नमेंट बिल ला रही है। नेक्स्ट बिल अलाउ लीज होल्डर्स टू माइन रेयर मिनरल्स पास। रेयर मिनरल्स के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो लीज होल्डर है, जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 था, इसको अमेंडमेंट 2023 में किया। अब इसमें भी जो लीज होल्डर है, जो बिजनेसमैन थे, जिनको लीज पे दिया गया जमीन कि आप इसे माइनिंग करो और जो भी खनिज पदार्थ है, मिनरल्स वगैरह, इसको एक्सट्रैक्ट करो, निकालो। ठीक है, तो अभी इसमें गवर्नमेंट ने इनको बोला, मतलब बिल पास किया कि आप इनमें से जो क्रिटिकल मिनरल्स है, मतलब मोस्टली यहाँ पे दिया था कि आप कोयला निकालो या फिर ये माइका, बॉक्साइट, ये सब निकालो, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या आप रेयर मिनरल्स निकालो, जैसे कि लिथियम वगैरह हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, वेनेडियम हो गया, नायोबियम हो गया, ये सब निकालो। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रिटिकल मिनरल्स अपने इंडिया में जो भी आप टैब यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स एज अ सेमीकंडक्टर चिप के लिए बहुत यूजफुल माना जाता है। तो और अपना इंडिया उसमें लैग करता है। अपना इंडिया में बहुत से ऐसे जगह पे जहाँ पे ये सब रिसोर्सेज पाए तो जाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम है, ये अपना रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में 5 मिलियन मेट्रिक टन पाया गया,
लेकिन अभी इसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत खर्चा आएगा, तो गवर्नमेंट लीज पे दे रही है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट मोस्टली चाहते हैं क्रिटिकल, क्योंकि अपना इंडिया बहुत लैक करता है, हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। देखिए लिथियम 100% इंपोर्ट करते हैं, कोबाल्ट 100% इंपोर्ट करते हैं, निकल 100%, तो ये हम 100% इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अभी इनको बोला कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, इसको निकालो, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बात करते हैं कि गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है कि नहीं इसको निकालो, हम आप जो भी चाहिए इसके लिए। देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी यूज हो गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मतलब हम आपको पैसे भी दे रहे हैं आप, लेकिन आप निकालो इसको, ठीक है। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो कुछ टैक्सेस है उसमें कट कर देती है, और कुछ मतलब ऐसा अगर आपने एंट्री किया मार्केट तो आपको स्टार्टिंग के फंड भी देगी, स्टार्टिंग जैसे एमएसएमई का हो गया, एमएसएमई के थ्रू आपको फंड भी लोकेट करेगी, तो गवर्नमेंट बोलते अब निकालो। अब इसके लिए गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए चाइना जो है पूरे वर्ल्ड का 70 to 80% इसके पास क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व है। जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब उसके पास भंडार पड़ा हुआ है, और चाइना इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना जो पूरे वर्ल्ड के लिए मार्केट माना जाता है, वो खुद ही इतना प्रोड्यूस करता है और सबको बोलता है कि आपको मिनरल्स नहीं देंगे, हम आपको सामान बना करेंगे, आप हमसे खरीदो, मतलब अपना खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए। तो चाइना देखिए गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया या फिर निकल हो गया, चाइना इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चाइना इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है और चाहता है कि आप हमसे डायरेक्ट सामान खरीदो, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब आप हमसे डायरेक्ट खरीदो, हम आपको मिनरल्स नहीं देंगे। तो इस वजह गवर्नमेंट चाहते कि नहीं यार हमें खुद का एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव। अब इसमें देखिए यूपीए गवर्नमेंट जो खड़गे हो गया वो बोलते नहीं ये सब हटाओ, एसआईआर पे बात करो। एसआईआर जो अपना स्पेशल इंटेंसिव क्या था, स्पेशल इंटेंसिव जो अपना इलेक्शन वाला ना उसी के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। बोलते कि नहीं इलेक्शन के मुद्दे पे बात करो, तो मोस्टली ये तो गलत बात है, उसमें मतलब ये सीट छोड़ के बाहर निकल गया। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसरो's moved the heavy lift rocket that can carry payload of 75,000। हमने स्टार्ट किया था 40,000 से, हम 4,000 तक आ गए, ठीक है। ये 1960-70s के आसपास यूज किया जब इसरो ने फर्स्ट एसएलवी बनाया था, फिर एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3। अब इसरो प्लान कर रहा है 75,000 का बनाने के लिए। देखिए लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में जीसैट 20 इसरो ने लॉन्च किया, लेकिन किसकी मदद से, फैल्कन की मदद से, फैल्कन 9 की मदद से, जो कि इलॉन मस्क के स्पेसएक्स का है, ठीक है। तो देखिए और इसका वजन कितना था, 4,700 किलोग्राम, और हमारा जीएसएलवी मार्क 3 है जो कि इंडिया का इसरो का मोस्ट एडवांस्ड ये है, हाँ रॉकेट है, वो भी सिर्फ 4,000 ले सकता है। लेकिन जो फैल्कन 9 है जो कि 2 स्टेज रीयूसेबल है, जो कि 2 स्टेज, तो इसको यूज किया। तो अभी गवर्नमेंट अपना चाह रही है कि जो अपना इसरो है ये 75,000 केजी का रॉकेट, मतलब इतना पेलोड उठा सके, इतना कैपेसिटी का ये रॉकेट बनाना चाहती है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें देखते हैं कि इसरो के फ्यूचर प्लान थे, ये तो सिर्फ न्यूज था, अब ये सब, और गवर्नमेंट अब अपने इसरो के फ्यूचर मिशन देखते हैं। एक्सपोसैट अपना लॉन्च हो गया, नासा या फिर निसार ये भी लॉन्च हो गया, स्पेडेक्स भी लॉन्च हो गया। स्पेडेक्स का इंपॉर्टेंस यहाँ आता है कि जब इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा ना, 2035 तक का टारगेट है, 2035 तक का टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष मिशन 2035 तक कि हमारा 2035 तक अंतरिक्ष हमारा अपना खुद का स्पेस स्टेशन। अभी आपने आईएसएस के बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पे अपनी सुनीता विलियम्स जी गई थी। और चाइना का खुद का एक है टैंगो, क्या नाम था उसका, चांगी मिशन के थ्रू, टैंगोन है इसका, ये है जो चांगी मिशन के थ्रू बार मतलब उसने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया चाइना ने। अभी इंडिया का बारे, लेकिन इंडिया का टारगेट है 2035 तक बनाए, क्योंकि देखिए इसरो को मोस्टली उतना फंड एलोकेट नहीं होता। अगर इसरो को उतना फंड एलोकेट होता ना, अभी हम नासा को भी क्रॉस कर चुके होते। तो देखिए स्पेडेक्स का वहां पे अपना ये नेशनल स्पेस स्टेशन मिशन में अपना ये काम आएगा, ये स्पेडेक्स। मंगलयान मिशन 2 आएगा,
मंगलयान 2 का देखिए, हमने जब 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था, जो मंगल यात्रा था अपना, वो अपना ऑर्बिटर था, वो सिर्फ मंगल ग्रह पे जाके सिर्फ ऑर्बिट करता, मतलब प्लैनेट के चारों घूमता, उसका फोटो भेजता। लेकिन अभी हम जो मंगलयान 2 है, इसमें हमारा लैंडर भी रहेगा। लैंडर में देखिए क्या है, ये व्योम मित्रा बताएंगे कि ये जो गगनयान के साथ जाएगा ना, जो गगनयान, उसमें पहले ये व्योम मित्रा को ये टेस्ट कर लेंगे। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं। यूएस नासा परसीवियरेंस, ये देखिए जैसे यूएसए का है, ये देखिए ये मार्स पे ही है परसीवियरेंस। तो इसी के जैसा मंगलयान में हम एक कोशिश, मतलब सेम इसके ऐसा नहीं, ये बहुत महंगा है, 2 बिलियन के आसपास इसका प्राइस है। ये मित्रा गगनयान में यूज होगा, जिसमें इसमें टोटल 3 मिशन होंगे। जो स्टार्टिंग के 2 जाएंगे, उसमें जो ये व्योम मित्रा हमने देखा स्टार्टिंग में, ये जाएंगे स्टार्टिंग में जो 2 है उसमें अनमैन्ड रहेगा, मतलब इसमें ये रोबोट जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि रोबोट पे क्या असर पड़ता है स्पेस में जब जाएंगे तब। उसके बाद जो तीसरा वाला रहेगा, उसमें जब जाएंगे उसमें मैन मिशन रहेगा, शुक्रयान मिशन, अपना वीनस मिशन रहेगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन रहेगा। क्योंकि वीनस पे लैंड करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत गर्म है, आज तक कोई लैंड कर नहीं पाया वीनस में, बहुत गर्म है वो वीनस। कुलशेखरपट्टनम, ये देखिए ये अपना इंडिया का मैप हो गया। तो ये यहाँ पे ये अपना सतीश धवन हो गया, जहाँ पे मोस्टली अपने रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं। ये अपना कुलशेखरपट्टनम हो गया, यहाँ पे ये बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ से जब हमको हैवी रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, उसको श्रीलंका को बाईपास करना पड़ता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल जाता है, एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन, तो उसमें ज्यादा एक्सपेंस भी जाता है। लेकिन जब कुलशेखरपट्टनम पे करेंगे तो हमें जो स्मॉलर पेलोड्स है, स्मॉलर पेलोड, अब उसको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से मतलब चाइना, मतलब श्रीलंका को बाईपास करते हुए, ताकि हमारा जो अगर बाय चांस गिर भी गया तो किसी के ऊपर ना गिरे, ठीक है। तो उसको बाईपास करने के लिए कुलशेखरपट्टनम बनाया जा रहा है, समुद्रयान मिशन, ठीक है। 6000 मीटर समुद्र की गहराई पर जाके रिसर्च करना है। ये एसोसिएशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ओशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट एग्जाम पूछ सकता है कि समुद्रयान मिशन में कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइंट है गवर्नमेंट के साथ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, लेसन नाउ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। ये देखिए ये बहुत जरूरी था, जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो भी लेटेस्ट चल भी रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अच्छा प्रहार किया, वो भी अपने एनसीईआरटी बुक में भी रहेगा, जिसमें अपने जो सोल्जर्स हैं उनके ब्रेवरी के बारे में, जो अपने युवक है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएंगे, ठीक है। बस इसमें यही था। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर सस्पेंड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द कॉटन टिल। देखिए इंडिया एक टाइप पे कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है। तो इंडिया के कॉटन में ऐसा क्या हो जो गिरावट हो गई, ठीक है। तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह आए और इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन है वो नेट एक्सपोर्टर से अभी इंपोर्टर हो गई है। तो चलिए कॉटन के बारे में जानते हैं। कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप, क्लाइमेट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 21 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मिनिमम 180 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉटन है अपने इंडिया में, गुजरात में। देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्रा, यहीं पे मोस्टली जो है ना ब्लैक, जो जिसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन, जो अपना ये वोल्केनिक फ्लड आया था, जो कुछ तो अपना कौन से टाइम पे आया था, ये डायनासोर का टाइम पीरियड क्या था, जुरासिक टाइम पे यहाँ पे जो फ्लड आया था, तो उसमें से रेगर सॉइल बन गया, जो कि कॉटन के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड, चाइना का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, ब्लैक कॉटन सॉइल, हाई वाटर रिटेंशन, स्पीशीज ऑफ कॉटन के अलग अलग कौन से हैं, तो एशियन कॉटन है, जिसमें गॉस्पियम, आर्बोरियम एंड जी हर्बेशियम आता है। इजिप्ट का कॉटन है जी बारबेडेंस, अमेरिकन कॉटन है जी ह्यूस्टन। अब इंडिया, ऑल फोर इंडिया ये अपना उगाता है, ठीक है। ये रहा जो कंट्रीज है जो कॉटन प्रोड्यूस करती है, मतलब जो कॉटन उगाती है, जैसे मोजाम्बिक भी है, केन्या भी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, चाइना, टर्की भी है, ये माली है, माली है, ब्राजील है, यूएसए है। अब देखिए इंडिया आई 10% ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन
डिमांड। इंडिया देखिए, इंडिया एम कर रही है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्रीन हाइड्रोजन में। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बताओ ना, जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस सेपरेट करके, वाटर जो अपना हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, फिर जो जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब फर्दर यूज के लिए, अपना एनर्जी कंजम्पशन के लिए इसको यूज करने के लिए, इसी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे यूपीएससी या फिर अलग जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें ऑलवेज पूछ लिया जाता है। देखिए अपना जो टारगेट क्या है, 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ये ग्रीन हाइड्रोजन एनुअल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस कैपेसिटी 100 गीगावाट, 150 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड अफोर्डेबल ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये है। और ग्रीन हाइड्रोजन पे ये भी है कि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत से प्लांट लग चुके हैं अपने इंडिया में, गुजरात में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स लगे। और ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी अपने जो है अचीव करना है तो 5 मिलियन मेट्रिक टन यहाँ पे अचीव करना है एनुअली। नेक्स्ट आते हैं वेनेजुएलास मदुरो टू मोबिलाइज मिलियंस ओवर थ्रेट्स फ्रॉम यूएस। देखिए वेनेजुएला के मदुरो जो है वो अभी चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, यूएस ने इनको धमकी दी कि इनको पकड़ के लाओ, क्योंकि एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग केस में थोड़ा इनको ये माना जा रहा है, निकोलस मदुरो। तो यूपीएससी मतलब अब इनके ऊपर ये नहीं, हम वेनेजुएला का ऐसा टारगेट कि वेनेजुएला को पढ़ते हैं। वेनेजुएला को यूपीएससी ने 4 से 5 बार पूछा है, अभी 2024 में पूछा था, 24 में पूछा था कि वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। तो हाँ वेनेजुएला, अब इसका जो कंट्री है ये देख लीजिए, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, ये वेनेजुएला। यहीं पे आता है माराकाइबो रिवर, ये माराकाइबो लेक। यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा लाइटनिंग होता है ना, जो थंडरबोल्ट जो बिजली कड़कना, सबसे ज्यादा यहीं पे होता है माराकाइबो में, सबसे ज्यादा। तो धन्यवाद दोस्तों, द हिंदू में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस का आएगा और आज से आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।